ठहरा ठहरा क्या लगा रखी हमारे बारे में तुमने? ये वो गजब, वो ये पहाड़ी भाषा के ऐसा, वो ये वो क्या लगा रखी उनको? तो हम बोलेंगे गाली दो उनको, खूब सुनाओ, उनकी हिम्मत ना हो अगली बार इस तरीके का करने का। अपने लोगों को तो पहले कंट्रोल कर लो। जो आपके लोग खुद खुद आप लोग अपना मजाक उड़ा रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हर कहानी एक प्रेमी प्रेमिका की नहीं हो सकती ना भाई साहब। समझ रहे हो ना? यहाँ की कहानी हो सकती है। आप पलायन के ऊपर कुछ बना दो। पलायन पलायन तो चलो जो भी है बहुत समय से हो रहा है। आप यहाँ कैसे आपदाएं हो रही हैं उनके ऊपर कहानी बना दो ना। आप यहाँ पे स्कूल में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रही है, या कितना कठिन जीवन है, आप वो दिखाओ ना। आप अभी मुझे तो पता है क्या लग रहा है। मैं उन वाकई में वो भी एक टैलेंट है, और इतना ज़बरदस्त उनका डांस होता है, और गाना और म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि बॉलीवुड को फेल कर दें। पर सब गानों में मुझे लगता है उत्तराखंड की समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। एक ही चीज़ है, मेरी कमर, मेरा घाघरा, मेरा पिछोड़ा, मेरी नतनी, मेरा ये, मेरा वो तेरी ये। बाकी सब प्रॉब्लम्स है ही नहीं उत्तराखंड में, ऐसा लग रहा है। गलत कह रहा हूँ क्या? तो बनाया क्या आपने? कहाँ पैसे लूट लिया आपने? बिग ग्रेट या बॉलीवुड कॉपी में? मैं क्यों कह रहा हूँ आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब यही है कि एक पेड़ के पीछे एक हीरोइन होगी और एक हीरो होगा, ढिसुम ढिसुम होगी, और ये होगा वो होगा, ये सिनेमा। मतलब आपको उत्तराखंड की कहानियां निकालनी चाहिए, यहाँ के जीवन की कहानियां निकालनी चाहिए। आपको यहाँ यहाँ की दुनिया अलग है। इस दुनिया को लेके आओ, बाहर की बाहर दिखाओ, है ना? इसके ऊपर कोई कहे कि मैंने बर्बाद कर दिया पैसा, मेरा घर लूट गया, मेरा ऐसा लूट गया। नहीं नहीं नहीं। आप क्या कह रहे हो कि अभी तक का कुमाऊनी में ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी है? आप अपनी भाषा का मजाक उड़ा रहे हो। ये एंटरटेनमेंट है किसी का मजाक उड़ाना? इसको क्या कहोगे आप? कॉमेडी? स्टैंड अप कॉमेडी? या क्या क्या पता नहीं कैसे हजम होती है ये बात। मैं दिल्ली में अमेचो थिएटर करता था, और अमेचो थिएटर में अच्छे अच्छे नाटक का उनके साथ मैं एनएसडी इससे पहले ही काम कर चुका था, जिनमें रंजीत कपूर हैं, रॉबिन दास हैं, सत्यव्रत राउत है, बैरी जॉन है, एंड देवेंद्र राज अंकुर। फिर बाद में एनएसडी हो गया। अब एनएसडी में मेरा जब जो एडमिशन हुआ तो अच्छा, मेरे घर वाले इंतज़ार में थे। सबसे ज़्यादा चिंतित थी मेरी दादी। ये कितना पढ़ता रहेगा, अब तो कितना तक पढ़ेगा, अब तो कब तक नौकरी करेगा, अब तेरी नौकरी कब लगेगी, अब तेरी तूने इतना पढ़ लिया, ये भी कर लिया, तूने एमए भी कर लिया, अब तो वहाँ कौन सी वाली पोस्ट कब तक लगेगी। बहुत बड़े टेंशन में रहती थी। अब मम्मी पिताजी और भाई बहन तो सोच सोचते ही होंगे वो कि यार ये कुछ अब कमाने कमाने का भी सोचे। और मेरा हो गया एनएसडी में एडमिशन। हो गया तो उसमें बॉन्ड भरना होता है। अब बॉन्ड किससे भराएं? तो किसी रिलेटिव के पास क्या, चुप चुप के आप आ जाओ, आप ये कर दो। सरकारी वो चाहिए था ना, एम्प्लॉय कोई आपका बॉन्ड भरने के लिए। उनसे चुपके से भरा लिया। फिर ईजा को पिताजी को उनको समझाया कि एनएसडी करने जा रहा हूँ, उसके बाद तो ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, खाली 3 साल झेल लेना, बस ये कर लेना, वो कर लेना करके वहाँ चला गया। अब किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है कि ये एनएसडी में क्या, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, वहाँ क्या सीख के आएगा, वहाँ से कैसे अरबपति हो जाएगा। कुछ तो हम फर्स्ट ईयर में थे, तो साल होने वाला था, तो घर वालों ने बोला तू क्या सीखता है, क्या सिखाया जा रहा है वहाँ, क्या होप है, कुछ तो बता। तो मैंने कहा आओ देखने नाटक। नाटक देख रहे हैं हमारे सेकंड ईयर राजपाल यादव, उनके बैच का नाटक हो रहा है। हम फर्स्ट ईयर में, हमको जो है पेड़ पौधे बनाया गया है स्टेज में, ऐसे ऐसे।
काली ड्रेस पहना के ऐसे ऐसे। तो अब सब आए घर से, मम्मी भी आई, पापा भी आए, भाई बहन और भी लोग आए कि चंदन ने बुलाया आज बस। तो सब कुछ अच्छे से एक्टिंग करें, सब कुछ बढ़िया बढ़िया करें, चंदन कहाँ है कुछ पता ही नहीं। फिर उनको फोटो में समझाया मैंने, ये जो पीट करके बैठा हुआ है, ये अलग खड़ा है लड़का, ये पेड़ मैं हूँ। दिल्ली में दोस्त बने शुरुआत में? दोस्त नहीं बना पाया मैं, नहीं बने मेरे, नहीं बने। मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि सब कुछ छूट गया, पीछे ही छोड़ गया, पहाड़ में ही छूट गया। किसको यहाँ दोस्त बनाते हैं, ना आप उनकी बातें समझ पा रहे हो, ना उनकी जोक, ना जोक और जोक, चुटकुले सुनाना और चुटकुलों पे हंसना मेरे लिए तो बहुत टफ टास्क हो गया। बहुत, तो छत पे जाता था, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं छत पे जाता था और सूरज जिस दिशा में जा रहा है वहां से मैं याद कर मुड़ता था, कहता मेरा गांव इस तरफ। अकेले बहुत मायूस होता था और बहुत इमोशनल हो जाता था कि आपको सफर याद है वो, जब आप 5वीं से पहली बार दिल्ली? अब्बा पहाड़ी क्या था, अच्छा लगता था क्योंकि पहाड़ के इतने इंटीरियर से पहला नहीं था। ये बाकी ये लोग शहर के आधुनिक, उस समय के आधुनिक उत्तराखंड, नैनीताल से या फिर गढ़वाल, श्रीनगर से शेष जी, ये लोग गए थे। खाली कमर मटकाने से या फिर जो है कोई बढ़िया पॉपुलर गाने से या फिल्में डायलॉग मारने से इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी। आपको पढ़ लिख के ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग नहीं भी हो तो कम से कम आप खुद अपने बारे में, कलाओं के बारे में पढ़िए, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़िए। हमारे उत्तराखंड के विषय रीजनल सिनेमा में तो आते रहे हैं, लेकिन ओटीटी आने के बाद रीजनल विषयों पर हिंदी अंग्रेजी में भी फिल्में बन रही हैं और देश विदेश तक सराही भी जा रही है। इन्हीं में एक फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स, जो सोनी लिव में उपलब्ध है। इस फिल्म को 40 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं चंदन बिष्ट। चंदन बिष्ट को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। मिशन कश्मीर, मेड इन चाइना, समोसा इन सन्स, हनीमून ट्रेवल्स जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके चंदन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया के पास एक छोटे से गांव तल्ला खतियाड़ी से दिल्ली और फिर मुंबई तक का सफ़र तय करने वाले चंदन इन दिनों उत्तराखंड से जुड़े कई फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में रिलीज उनकी फिल्मों में पहाड़ और उसकी कहानियां देखने को खूब मिलती हैं। उनकी फिल्म फायर इन माउंटेन्स और समोसा एंड सन्स की शूटिंग तक उत्तराखंड में हुई है। चंदन बिष्ट के काम में पहाड़ से उनका लगाव खूब झलकता है। आइए चंदन बिष्ट से जानते हैं अभिनय की बारीकियां। चंदन भाई, आप एक बात ये बताइए कि जो ये चौखुटिया से आपका सफ़र शुरू होता है, ये कैसे शुरू हो रहा है अभिनय की ओर, और चौखुटिया के गांव में जब आप बड़े हो रहे हैं उस टाइम पीरियड में आप क्या करते थे? अब आपने बात छेड़ दी, वो इतनी पुरानी बात छेड़ दी थी कि पता चल जाएगा मेरी उम्र के बारे में कितना बुढ़ा हूँ। बाबा आदम के ज़माने की बात है। कंप्यूटर से लिखा करते थे, बांस से हम कलम बनाया करते थे खुद ही, है ना, और वो स्लेट बनाते थे और बैट बनाते थे और वो तार मोड़ के हम ऐसे अपने पहाड़ में, अपने गांव में। साइकिल। ये बात तो कब की होगी, अभी मान लो 72 का मेरा बर्थ है। लड़कों को तो मतलब पुरुषों को उम्र छुपाने में कोई मज़ा नहीं आता। 72 का बर्थ है। तो अब ये मान के चलिए, गलियों में या पहाड़ में घर से बाहर अगर बच्चा निकलने लगता है तो 3 साल की उम्र में तो निकल, है ना, थोड़ा इधर पड़ोस में, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे। 72, 75 बहुत पुराना लग रहा है मामला बोलने में। सच में, मतलब इमरजेंसी का साल है। हाँ, इमरजेंसी उस समय चल रही थी पर हमें पता नहीं था। हमको तो बढ़िया सा जो चाहते थे वो मिल जाता खाने के लिए, और घूमने के लिए तार की साइकिल करते थे, और स्कूल जाते थे। कभी एक कोई स्कूल होता था, कभी दो कोई स्कूल होता था। दो कोई स्कूल में हमको टिफ़िन भी लेके जाते थे। और 5वीं तक मैंने पहाड़ों में पढ़ा। चौखुटिया में गांव का नाम क्या है आपके?
चौखुटिया इलाके में पड़ता है, जौरासी ऊपर जाते समय खत्याड़ी। खत्याड़ी बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत ही मतलब स्वर्ग के समान मस्त है। क्या मतलब, ना पानी की समस्या, ना भोजन की समस्या, ना राजपूताना झगड़ों की समस्या, ना कोई समस्या नहीं, सब अवेलेबल है उस छोटी सी जगह पे। और सामने से हिमालय दिखता है, बहुत खूबसूरत यादें हैं। 5वीं तक मैंने वहीं पढ़ा। हम जाते थे बहुत ऊपर जंगलों से होते हुए, कहीं हमारा एक पसोली हाई स्कूल, पहले वो छोटा स्कूल था, बाद में हाई स्कूल बना, तो वहाँ मेरी बहनें भी पढ़ती थी। फिर बाद में मेरा एडमिशन हुआ एंड पिताजी दिल्ली में थे, तो हम कभी दिल्ली आ जाते थे, तो हम दिल्ली में हमारा एडमिशन होता, फिर गांव जाते थे, फिर गांव हो जाता था। ऐसे होता था कि 1 साल पत्नी के साथ रहते थे पिताजी, 1 साल पत्नी को बच्चों समेत भेज देते थे पहाड़। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे? उनकी स्पेयर पार्ट्स, ये व्यवसाय में थे वो, दिल्ली में ही? दिल्ली में ही। दिल्ली में किस इलाके में रहते थे आप लोग, कुछ ऐसा याद है आपको? जमुना पार ठहरा, शकरपुर, सारे पहाड़ी में ठहरे सब। हम भी वहीं बस गए, हमारे पिताजी बस गए, फिर हम भी। फिर 5वीं के बाद हम आए। हमारे पिताजी की दूरदर्शिता थी कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने 5वीं क्लास पास करी, मेरे को बुला लिया गया दिल्ली, और मैं अकेले मतलब, और 5वीं क्लास का बच्चा 10-11 साल का होगा। और भाई साहब, मतलब मुझे याद है, वो होता ना घर में हम जब भात खाते हैं और वो घर के ऊपर से छाया गिरती, उसके हिसाब से मालूम पड़ता है ये टाइम हो गया भात खाने का। ये तो मालूम, सूर्य की दिशाएं और चांद की दिशाएं और मतलब मौसमों का ज्ञान, ये ज्ञान, वो सब कुछ जो अनुभवों के आधार पर था, कोई कैलेंडर नहीं होता था उसका, है। तो मैं जब 6ठी में दिल्ली में पढ़ने लगा, तो पहले तो मुझे लगता था कि सब सारी दुनिया ही पहाड़ी पहाड़ है। न देखा था न सुना था कि बिना पहाड़ों के भी कहीं ज़मीन है। मैं देखा यहाँ से, जब हम, मेरे चाचा जी छोड़ने जा रहे थे, तो सपाट कोई पहाड़ी नहीं है। मैंने समझ में नहीं आई ये दुनिया भी ऐसी है कुछ। एक छोटा बच्चा, और उस समय की बात, जब आज आदिकाल की बात बता रहा हूँ। तो दिल्ली पहुँचे, सब कुछ चौंका धोंक था, लाइट, गाड़ियाँ, सड़कें, ब्रेड रोटी कहते हैं उनको, डबल रोटी बोलते थे उनको, हैं, ब्रेड को। और टेलीविज़न, डब्बे के अंदर गीत संगीत और अभिनय भी चल रहा है, और ये चल रहा है, चौंका धौंक वाली दुनिया। और मैं छत में जाती इतना, और वो एक तो मिलने चीज़ें नहीं हैं, फिर अपनी जगह से अलग है, एक नए मतलब, तो चीज़ें अंदर को ज़्यादा होने लग गई। गांव में क्या होता है, गांव वाले इलाकों में, अब मेरी बेटी है, उसका एक आंख को डॉक्टर ने बोल दिया लेजी आई है, लिमिटेड है, कमरे में रहना है, बाहर जाना, ये करना है। और गांव और पहाड़ों में क्या है कि खुला है, छत पे चल रहे हैं, पिटाई हो रही है, सिकौड़ से धुनाई हो रही है ना, और पढ़ाई कर रहे हैं और खेल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिटी किड्स में क्या है, लिमिटेड है सब चीज़, तो उनके शारीरिक भी समस्याएं आ जाती हैं, आपका विज़न भी उतना कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो छत पे जाता था, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं छत पे जाता था, और सूरज जिस दिशा में जा रहा है, वहाँ से मैं मुड़ता था, कहता मेरा गांव इस तरफ का है। अकेले बहुत मायूस होता था और बहुत इमोशनल हो जाता था। कि आपको सफ़र याद है वो, जब आप 5वीं से पहली बार दिल्ली आ रहे थे? उस बिल्कुल याद है। वो इतना बड़ा चेंज है जीवन का कि बसों में बैठा नहीं था कभी, कोई बस में नहीं बैठे थे। हम बारात में जाते थे तो ट्रक में जाते थे, ट्रक में ठूस दिए गए टाइप के। और बस में पहली बार बैठा, और वो भी रोडवेज जो कहते थे कि दिल्ली जाती है, वो वाली बस में बैठे।
और चौखुटिया गांव से चौखुटिया तक मैं आया नंगे पैर, और क्या ठंड पैरों में जम रही थी। फिर उस बस में बैठते हुए उसमें एक सरदार जी बैठ गए, उनकी पगड़ी वगड़ी ऐसे वैसे, और 5वीं साल का बच्चा समझ लीजिए, 10-11 साल का, 10 साल का, 9-10 साल का। अब मैं क्या देख रहा हूं, ये कोई राजा है। सुनिए ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैंड बजी मेरी। ये कोई राजा हैं, और मैं वो मेरे पीछे वाली सीट पे, और मैं ऐसे मुड़ के उन्हीं को आगे ना देखूं कि राजा हैं, इनके सैनिक कहाँ होंगे, इनकी तलवार जैसी तो कुछ दिख रही है, और ये कैसे बस में इनके रथ, हाथी रथ, घोड़ा शायद कहाँ में क्या। तो उन चिंताओं में मैं पड़ गया। और बहुत लंबा रास्ता था, बीच बीच में हाईवे में लाइट आ रही थी, यूं जा रही थी, यूं जा रही थी लाइट। उन दिनों बीच वाले पिलर में ट्यूबलाइट जैसे कुछ लगाया जाता था, वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। ये सब करते करते हम लोग पहुंचे फिर दिल्ली। इस टाइम पर कोई ईजा की याद है आपको अपनी? अरे मेरी ईजा तो मतलब अब क्या बोलूँ, वो तो रही नहीं, भगवान के पास में है। बट माँ का एक्चुअली क्या है ना कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो जिसे आप जब पास में होते हो तो आपको जो भी चीज़ चाहिए माँ से मांगोगे। लड़ना झगड़ना सीखना, और आपका डेली रूटीन, आप पूरा जीवन, पूरी धरती, पूरा आसमान, सब कुछ माँ होती है। और जब आप 1 सेकंड के लिए आपको मम्मी ईजा मेरे को चाहिए, ईजा मेरे को ये ला दिया, ईजा मेरे को मैं ऐसा करूँगा, ईजा मेरे को ऐसा होगा, ईजा ऐसा होगा, समझे। ऐसे में आप हमेशा के लिए माँ को छोड़ के आ रहे हो। मतलब वो ईजा को छोड़ के आप दिल्ली आ रहे हो, और एक एक्साइटमेंट तो थी कि दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने, जहाँ से सब लोग पहाड़ आते हैं तो कुछ लेके आते हैं, टॉफ़ी लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, और अच्छे अच्छे इस टाइप की चीज़ें आती हैं गांव में। उस जगह आप जा रहे हो, तो एक तो इस चीज़ की खुशी थी। दूसरा, जब पहुँचे तो मालूम पड़ा कि बिना माँ के ऐसा लग रहा था कि मतलब अब कोई ना हो, माँ हो पास में तो तब भी आदमी जी लेता है। कुछ ना मिल रहा है, आप चांद पे ले जाओ, मंगल ग्रह पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, माँ साथ में हो तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अब माँ नहीं हो तो वो बहुत बड़ा जीवन का चैलेंज था। ये 5वीं तक आपके पहाड़ वाले स्कूल में अपने दोस्त रहे होंगे, और उनका कुछ इस तरीके के स्कूल के कुछ किस्से याद है आपको? हाँ, मतलब अधिकतर मेरे को चंचल बहुत बोला करते थे कि कोई भी गलत हरकत करी होगी इसने करी होगी, हैं। और पता नहीं क्यों मेरे को बोलते थे, मेरे को इस बात का बहुत गुस्सा भी आता था। कभी कभी मैंने की हुई नहीं होती थी, वो किसी और ने की होगी, नाम से बदनाम मैं था। तो बहुत सारे मित्र ऐसे थे उसमें जो मेरे को बचाते थे, मेरे सहपाठी थे। और हम लोग करते क्या थे कि जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो हम ऊपर पहाड़ से गांव तक नीचे इतनी स्पीड में कंधे पे बैग डाल के भागते थे। अब ऐसे मतलब कह नहीं कि चोट लग जाएगी, टूट जाएंगे पैर, ऐसे होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। कौन स्पीड में नीचे पत्थरों से होते, खाइयों से होते हुए आ रहे। और 2-3 स्पॉट ऐसे हुआ करते थे जहाँ ना स्लिपी वो स्लोप वाले पत्थर होते थे लंबे, और उनमें हम घुसघुसी कहते थे उसको। बैठ के घुस नीचे गए, सबसे बैठ के घुस नीचे गए, पता चला आज निक्कर बनी है और हफ्ते भर में फट गई है। कपड़े जो फट गए हैं। अब कितने बनाओगे, अब कितने बनाओगे हैं? और भी भाई बहन हैं, और सबसे ज़्यादा चंट में इतनी निकरें मैंने, इतने अपनी पैंटें मैंने, पजामे इतने फाड़े स्कूल की ड्रेस, सिर्फ पत्थर में वो घुसघुसी खेलने में, स्लिप होने, वो जो गेम में होता था। फिर या तो कहीं पे पानी की डिक्कियाँ होती थी, कंक्रीट वाली जो टैंक होते हैं, उनमें डुबकी लगाना, और फिर जो है ऐसे हरकतें करना। कभी कभी
गाय वाय कोई भी हम चराने के लिए ले जाते थे ऊपर जंगलों में, तो वहाँ के खीर अलग है ना। एक एक होता था ग्वालदराने, कोई ऐसी पता नहीं, शायद यही नाम है, जिसमें हम जानवरों के साथ सुबह से घर से सामान भी लेके जाते हैं और वहीं कुकिंग करते हैं। उसमें हमारे सीनियर, हम तो नहीं, हमको तो नहीं आता था, हम तो छोटे ही थे, जो हमारे बड़े थे, भाई लोग बहन लोग या उनके असिस्टेंट से हम लोग खाना पकाते थे, अपना खाते थे, एंजॉय करते थे, वो भी हो जाता था। जैसे आप कह रहे हो कि आप 10-12 साल में दिल्ली चले गए, तो उम्र के हिसाब से 1984 वाला दौर था, तो कुछ ऐसा याद है 84 क्या आपको? 84 मतलब 84 नहीं था, ये था 82 में दिल्ली आ गया था मैं। फिर आपको 84 के दंगों का कुछ ऐसा ध्यान है वहाँ पर को दिल्ली में? मैंने काफी खड़े सारे- खड़े देखे, अच्छा। खड़े खड़े देखे, मतलब मेरी पिटाई होती थी, इतने दंगे चल रहे हैं, ये हो रहे हैं, और ये बाहर कहाँ जा रहा है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इंसान मर कैसे सकता है। हमने तो कभी मुर्दा घाट में भी नहीं देखा था ना, तो बच्चों को क्या मालूम पड़ता है। और मैं देखो सड़कों पे इंसान इंसान को मार रहा है, और जो मतलब शॉकिंग था, वो इमेजेस इतनी खतरनाक हैं कि जो आपके अंदर बहुत सॉफ्ट सी और बहुत ही कोमल और नाजुक भावनाएं होती हैं ना, ऐसे दृश्य किसी भी बच्चे के उन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। वो सब एक्सपीरियंस बहुत बुरा एक्सपीरियंस है हमारे सामने का। जैसे आप यहाँ जब पढ़ रहे होगे पहाड़ में तो हिंदी मीडियम होगा, फिर दिल्ली में जा रहे होगे तो थोड़ा सा एजुकेशन पढ़ाई के लिए ही जा रहे हो, तो वहाँ पर को क्या क्या चेंज आए, फिर वो क्या दिक्कतें आई हैं आपको, कुछ ऐसा हुआ? अब ज़्यादा तो हाँ, लोग कुछ चिढ़ाते थे कि हिंदी खराब है, बच्चे लोग, और टीचर लोग भी बोलते थे सौ 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 और जो भी होगा, एक्सेंट वाली बात कह रहा हूँ। हाँ उस पे होता था। एंड लाइफस्टाइल भी, क्योंकि भोजन भी काफ़ी चेंज हो गया था, और सारी दिनचर्या ही चेंज हो गई थी। कोई मतलब वो नहीं है, बचाव नहीं है, रास्ता कोई दरवाज़ा नहीं है, कहीं से खिड़की नहीं है बाहर निकलने का, जीना है, ये सब ऐसे करना है। तो ये करते करते फिर पढ़ाई का प्रेशर था? सब चीज़ का था, पढ़ाई का तो होता ही है बच्चे को प्रेशर। हम तो हमारे क्योंकि आपको हिंदुस्तान में पढ़ाई तो, के लिए ही दिल्ली लेकर आया गया ना। हाँ उसके अलावा अपने आप को एडजस्ट भी करना था। मैं किसी और जगह में पला हुआ हूँ, और यहाँ का अलग ही सारा कुछ है। दिल्ली में दोस्त बने शुरुआत में? दोस्त नहीं बना पाया मैं, नहीं बने मेरे, नहीं बने। मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि सब कुछ छूट गया, पीछे ही छूट गया, पहाड़ में ही छूट गया। अब किसको यहाँ दोस्त बनाते, ना आप उनकी बातें समझ पा रहे हो, ना उनके जोक और जोक चुटकुले सुनाना और चुटकुलों पे हंसना मेरे लिए तो बहुत टफ टास्क हो गया था। बहुत इंट्रोवर्ट हो गया मैं, अपने अंदर की दुनिया, ऑलमोस्ट लाइक साइलेंट। जो किताबों के अलावा और कुछ नहीं, पर मेरे को पढ़ने का बड़ा वो शौक़ हो गया। मैं ये सोचा करता था कि दुनिया में जितनी भी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा हैं, जितने भी इस टाइप के हैं, वो मैं अपना सब पढ़ूंगा, सब करूंगा। जैसे एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि आपको एक छोटी सी जगह से आप दिल्ली ऐसी बड़ी जगह पे आ रहे हो, तो वहाँ पर को शायद बुली करने वाला, या फिर आप जो कह रहे हो कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था उस तरीके का, उसका कोई आपने ऐसा डिफेंस करने के लिए कुछ ऐसा ट्राई किया कभी ऐसा? नहीं। अब किसको किसको आप डिफेंस करते हैं? आपको क्योंकि वो लड़के कई तो ऐसे खूंखार थे जो पीटते भी थे,
चाकू छुरी का शौक भी था उनको, तो वो भी एक बहुत बड़ा डर था। एंड फिर कोई अड़ोस पड़ोस के हैं उनसे भी अगर आप बोली हो तो एक्चुअली सवाल बहुत होने लग गए थे अपने आप अंदर। मैं अब पिताजी के साथ भी शेयर नहीं करता था, और कोई दोस्त इस तरीके से कहने लायक नहीं थे, तो अपने आप ही सोचता रहता था कि क्यों होता है ये सब, क्यों हो रहा है, क्या मिल रहा होगा, क्या चाह रहा होगा, या क्या इसका रास्ता इसे निकलने का, बचने का, वो अंदर ही अंदर जूझना अपने आप से। तो कभी आपने ऐसे अपने घर वालों से ऐसे नहीं कहा कि अब मैं पहाड़ी जाता हूँ या फिर मेरे को वहाँ से पढ़ता हूँ, ऐसा कोई झगड़ा कुछ इस तरीके का आर्ग्यूमेंट भी नहीं करा? वो तो रास्ता ही बंद था ना यार, अब बुला लिया गया जब गांव से, तो वापस गांव भेजने का कभी ऑप्शन मेरे को समझ भी नहीं आया कि मैं अब आप पूछ रहे हो तो लग रहा है कि शायद बोलना चाहिए था मुझे कि मेरे को नहीं जम रहा, भेजो वापस। उस समय ऐसा ध्यान ही नहीं आया कि कोई ये इस टाइप की भी चीज़ है। हाँ, मैं अखबार पढ़ने लग गया, मैं पढ़ते पढ़ते मैं शायद ही आपने अपने डिफेंस में खुद के लिए एक रास्ता जैसा बनाया। क्योंकि मुझे अपने अंदर की दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ उसको विजुलाइज कर रहा हूँ उसको। मैं जब पढ़ता था कोई स्टोरी या कविता, नावल वगैरह, उसको इतना एंजॉय करता था कि मेरे आसपास वाले लोग कहते थे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, क्या हो गया, ऐसे क्यों हंस रहा है, किसकी क्या, ऐसे क्या रिएक्शन कर रहा है, पागल हो गया क्या? क्योंकि अंदर ही अंदर देख रहा हूँ ना चीज़ों को। मैंने अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े, और क्या कहते हैं, दिल्ली में तो जब मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था तो इतनी सारी लाइब्रेरीज थी नई दिल्ली में, साहित्य कला परिषद, ललित कला अकादमी, फिर ये डीपीएस, पता नहीं क्या क्या, किधर किधर। तो इधर लाइब्रेरी से निकलो, उधर निकलो, उधर निकलो, उधर निकलो, तो पढ़ने का बड़ा, लाइब्रेरी का मेंबरशिप भी थी तो बुक्स भी मिल जाती थी। तो पढ़ते पढ़ते फिर मैं ग्रेजुएशन भी कर लिया। ग्रेजुएशन कहाँ से किया था आपने? दिल्ली, वो भी रेगुलर जिद में, पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो प्राइवेट करूँ और कुछ उनको सपोर्ट करूँ। बट अब मैं फिल्में देख रहा हूँ वहाँ पे कॉलेज में हंगामे, मैंने कहा मैं भी कॉलेज के हंगामे देखूँगा। और मैंने पीजीटीएबी कॉलेज नेहरू नगर दिल्ली से मॉर्निंग वाला कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली आर्ट्स फैकल्टी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड फिर मैंने एनएसडी किया। ये थोड़ा सा बड़ा फास्ट हो जा रहा है जैसे। आप ये बताइए कि परफॉर्मेंस करना या फिर ये कहाँ से आपकी लाइफ में जुड़ा? एक्चुअली हुआ क्या था, जब दिल्ली का देखा मैंने, बड़ा चमत्कार देखा मैंने, सब कुछ दुनिया ही अलग है। पहाड़ एक बिल्कुल छुपी हुई कोने में, किसी हिंदुस्तान के या पहाड़ों के भी किसी कोने में छुपे हुए गांव से मैं निकला, जहाँ जिस बच्चे को ये नहीं पता था कि कहीं पे समुद्र, कहीं पे कुछ, कहीं पे क्या, कहीं पे कुछ, और दुनिया एक जैसी नहीं है, हर जगह पे अलग अलग चीज़ है। तो देख के जब इतने दंग रह गए, तो उसमें एक चीज़ टेलीविज़न भी था। अब टेलीविज़न चल रहा है, वो मेरे लिए बड़ी नई और जादुई चीज़ है। मैं टेलीविज़न के सामने से ज़्यादा पीछे देखता था कि कहाँ से घुस रहे हैं लोग इसके अंदर, ये क्या बजा रहे हैं, किधर से गा रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं। तो उसने क्यूरियोसिटी बड़ी अंदर जगा दी। तो टेलीविज़न देखते देखते मालूम पड़ा कि ये टेलीविज़न होता है, इसमें कुछ एक्टर आते हैं, उसमें एक अमिताभ बच्चन है, बाद में पता चला कि एक दूसरे एक्टर भी हैं, राजेश खन्ना जी, फिर पता चला एक और हैं धर्मेंद्र जी। ऐसे मालूम पड़ा कि ये अभिनेता लोग हैं और ऐसे है वैसे। अच्छा, ये सब वो क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ती गई कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उन दिनों लाइब्रेरीज में, मंडी हाउस में बैठता था, और मालूम पड़ा कि वहाँ पे रिहर्सल होती है और ये होता है। तो रोज़ जाते जाते किसी एक
टीम ने पूछा कि एक चरित्र एक रोल कोई कम पड़ रहा है, तुम ज्वाइन कर लो हमको, तुमको करो। ऐसे तक के फिर बाद में वो अमेच्योर थिएटर शुरू हुआ। तो करते रहे तो बाकी यात्रा आगे की है। ये इंटरेस्ट किस तरीके से जगा, ये बात बड़ी समझ में नहीं आ रही है कि जैसे एक्टिंग तो उस टाइम पीरियड में जब आप देख रहे होगे एक एलीट ग्रुप का। नहीं, एमेच्योर ग्रुप बहुत हुआ करते थे उन दिनों, और टेलीविज़न देख के तो बहुत प्रभावित हुआ था मैं इस विधा से। बट मैं अखबार पढ़ता था, अखबार में भी नाटकों की फोटोग्राफ और समीक्षा वगैरह खूब आती थी, है ना। 3-4 अखबार आते थे हमारे उधर। तो उसमें एक विद्यालय का नाम वहाँ पड़ता था बार बार। ये मैं आपको बता रहा हूँ 7वीं 8वीं क्लास या 9वीं क्लास की, नहीं 7वीं 8वीं क्लास की बात, 7th 8th में। तो उसका नाम था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो मैंने सवाल करने लग गया कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्यों नहीं एडमिशन दिलाया, इन्होंने वहाँ क्यों दिला दिया मेरे को शकरपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। अब इतनी अकल नहीं थी कि ये विद्यालय वो विद्यालय में फ़र्क है ना। तो उनके बारे में पढ़ता रहता था, अच्छा ऐसा होता है होता। फिर विद द टाइम जब ग्रेजुएशन किया तो मालूम पड़ गया कि अच्छा ये एक ऐसा ट्रेनिंग होती है ड्रामेटिक आर्ट्स की वहाँ पर, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं जो ग्रेजुएट हैं और जो इस कला क्षेत्र में, इस नाट्य कला में कुछ ज्ञान रखते हैं, उसके साथ साथ अन्य कलाओं का भी ज्ञान रखते हैं। तो फिर लगा कि बहुत अच्छी बात है और वैसी तैयारी करने लग गया। तो आपने ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई की वो एनएसडी को था उस टाइम पीरियड में आपके दिमाग में? था। साथ में आप थिएटर वगैरह कर रहे थे? थिएटर करता था मैं दिल्ली में एमेच्योर थिएटर करता था, और एमेच्योर थिएटर में अच्छे अच्छे नाटककार, उनके साथ में एनएसडी से पहले ही काम कर चुका था, जिनमें रंजीत कपूर हैं, रॉबिन दास हैं, सत्यव्रत राउत हैं, बैरी जॉन हैं, एंड देवेंद्र राज अंकुर। ये रंगमंच में बहुत विद्वान लोग हैं। तो इनके साथ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग से पहले ही रंगमंच कर चुका था और करता था। मतलब बहुत समय के बाद मेरे को थोड़ा सा मंच का अनुभव होने लगा। पहले तो ग्रुप में, थिएटर ग्रुप में होने का मतलब ये होता है कि आपको हेल्प करना है जो भी नाटक हो रहा है उसमें, या तो ड्रेस में, या फिर कहीं चाय का अरेंज करना है, स्क्रिप्ट का अरेंज करना है, चीज़ें अरेंज करनी हैं, भागा दौड़े वाला काम, ये ज़्यादातर होता था। पर बाद में गुरुओं की कृपा हुई तो उन्होंने स्टेज क्राफ्ट, स्टेज लाइट और अन्य विधाओं के साथ अभिनय, इन सब में भी मैं सीखने लग गया और उन लोगों को हेल्प करने लग गया। तो जैसे ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप जिस टाइम पीरियड में आपको पढ़ाने के लिए दिल्ली लेकर आए हैं पेरेंट्स आपके, तो आपकी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, खूब डांट पड़ती होगी घर में। किस चीज़ को लेके? कि आप ये थिएटर वगैरह पता ही नहीं था। अच्छा ये कैसे किया आपने? डेली गए हुए हैं, अपना कॉलेज गए हैं, कॉलेज से मंडियोज चले गए। और मेरे में क्या था कि मैं समर वेकेशंस में जॉब करता था, एंड वैसे भी जो प्रमोशनल कई बार निकलते थे ना कि भाई इसका स्टॉल लगाना है, इस कंपनी का, इस ऑयल का या ये प्रोडक्ट का, तो वो पब्लिसिटी के लिए कॉलेज के लड़कों को हायर करते हैं इतने, और उनके पैसे, तो मैं पॉकेट वॉकेट मनी सब ये कुछ का जुगाड़ था, वो करता रहता था। इसको लेकर घर में झगड़े वगैरह भी हुए आपके कि जब उनको पहली बार पता चला होगा अच्छा ये तो नहीं हुआ क्या था, मैं बता दूं, बड़ा मज़ेदार आपने याद दिला दिया। दूरदर्शन एक ही चीज़ थी उन दिनों, जब कोई फिल्म आती थी या कुछ टीवी का प्रोग्राम आता था, और मैं सबको बेकार बेकार बोलने लग गया कि ये रियल आर्ट नहीं है, ये रियल ये क्या दिख रहे हो आप, आर्ट ये होता है, कला ये होती है,
तो भाई बहनों का दिमाग थोड़ा खसका, ये क्या बोल रहा है तू, इतने दिनों से देख रहा था और आज अचानक से हमको नहीं देखने दे रहा है, बोल रहा है ये रियल आर्ट नहीं क्या होता है, फिर वो क्या होती है, फिर क्या होती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, पता नहीं क्या समझ में आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। वो अपना तो देखना छोड़ दिया, उनका भी बंद कराने लग गया। तो फिर पता चला कि अच्छा मंडिया हाउस में होती है रियल आर्ट। रियल आर्ट, रियल चीज़ जो है वो मंडिया हाउस में होती है। ठीक है, अब मंडी हाउस में फिर नाटक करने जाता हूँ, फिर कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो भाई बहनों से भी हेल्प मांग ली कि यार 10 या 15 पैसे की बस की टिकट होती थी शकरपुर से मंडी हाउस की हैं, फिर उसमें एक समोसा भी खाना पड़ता था, और समोसा भी खाया वहाँ पे, और ग्रुप सर्कल बने, दोस्त बने, ऐसे वैसे। फिर बाद में एनएसडी हो गया। अब एनएसडी में मेरा जब एडमिशन हुआ तो अच्छा, मेरे घर वाले इंतज़ार में थे, सबसे ज़्यादा चिंतित थी मेरी दादी, ये कितना पढ़ता रहेगा, अब तो कितना तब पढ़ेगा, अब तो कब तक नौकरी करेगा, अब तेरी नौकरी कब लगेगी, अब तूने इतना पढ़ लिया, ये भी कर लिया, तूने एमए भी कर लिया, अब तू कौन सी वाली पोस्ट कब तक लगेगी, वो बड़े और टेंशन में रहती थी। अब मम्मी पिताजी और भाई बहन तो सोचते ही होंगे वो कि यार ये कुछ अब कमाने कमाने का भी सोचे। और मेरा हो गया एनएसडी में एडमिशन, हो गया तो उसमें बॉन्ड भरना होता है। अब बॉन्ड किसे भराएं, तो किसी रिलेटिव के पास गया, छुप छुप के आप आ जाओ, आप ये कर दो, सरकारी वो चाहिए था ना एम्प्लॉय कोई आपका बॉन्ड भरने के लिए, उनसे चुपके से भरा लिया। फिर ईजा को पिताजी को उनको समझाया कि एनएसडी करने जा रहा हूँ, इसके बाद तो ऐसा होगा वो होगा ये होगा ये होगा, खाली 3 साल झेल लेना, बस ये कर लेना वो कर लेना करके वहाँ चला गया। अब किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये एनएसडी में क्या, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, वहाँ से क्या सीख के आएगा, वहाँ से कैसे अरबपति हो जाएगा। कुछ तो हम फर्स्ट ईयर में थे, तो साल होने वाला था, तो घर वालों ने बोला तू क्या सीखता है, क्या सिखाया जा रहा है वहाँ, क्या होप है, कुछ तो बता। तो मैंने कहा आओ देखने नाटक। नाटक देख रहे हैं, हमारे सेकंड ईयर राजपाल यादव, उनके बैच का नाटक हो रहा है। हम फर्स्ट ईयर में, हमको जो है पेड़ पौधे बनाया गया स्टेज में, ऐसे ऐसे काली ड्रेस पहना के, ऐसे ऐसे। तो अब सब आए घर से, मम्मी भी आए, पापा भी आए, भाई बहन और भी लोग आए कि चंदन ने बुलाया आज, वैसा वैसा। तो सबको अच्छे से एक्टिंग करें, सब कुछ बढ़िया बढ़िया करें, चंदन कहाँ है कुछ पता ही नहीं। फिर उनको फ़ोटो में समझाया मैंने, ये जो पीट करके बैठा हुआ है, ये अलग खड़ा है लड़का, ये पेड़ मैं हूँ। तो उनकी उम्मीद और हो गई कि ये क्या बनने गया है वहाँ, ये करने क्या गया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस होते चला गया, हमारे एनएसडी भी हमने कर ली। ये कौन से साल की बात है? ये मैं 98 का ग्रेजुएट हूँ, ये बात होगी 96 की, 96 या 97 की होगी। तो ये थे हमारे हाल। एनएसडी में आप 3 साल रहे, तो वहाँ पर को आपके बैच के और कौन कौन लोग थे इस टाइम पीरियड में? क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम पीरियड तक का नैनीताल का एक जलवा एनएसडी में हो चुका था, या नैनीताल के लोगों का ऐसा कुछ? नैनीताल के गए थे बहुत सारे लोग, उत्तराखंड में खासतौर पे नैनीताल से थे, गढ़वाल से भी गए हुए हैं। तो वो अपने सीनियर लोग कुछ बॉम्बे भी गए, कुछ जो है रंगमंच में भी अच्छा काम करते रहे। तो हमको भी हमारे जो बंधु पहाड़ी लोग वहाँ जॉब करते थे एडमिन में या इधर और ऑफिस में कैश में, तो उनको भी खुशी होती थी कि एक लड़का आया है पक्का पहाड़ी टाइप का, अच्छा लगता था, क्योंकि पहाड़ के इतने इंटीरियर से पहला मैं ही था। ये बाकी ये लोग शहर के आधुनिक, उस समय के आधुनिक उत्तराखंड नैनीताल से या फिर गढ़वाल में श्रीनगर से शीश जी ये लोग गए थे। वो लोग खुश हो रहे थे,
हम भी खुश हो रहे थे। पर मेरा क्या हुआ कि मैं क्या हुआ इंटीरियर में, मैं ऐसा नहीं रहा कि पहाड़ के किसी शहर में, मैं इतने इंटीरियर में रहा हूँ जहाँ पे कि दिवाली में भी छिलूक या उपले जला के हमने दिवाली मनाई है। कमेटू और खुद बांस की कलम बना के हम पढ़ाई करी है। हाँ, हमको पेन तक नसीब नहीं हुए तब, 5वीं तक, है ना। 5वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम है, नया पेन मिला मुझे एग्ज़ाम देने के लिए, और वो पेन में वो मेरे लिए बहुत साइंटिफिक की साइंस की सबसे बड़ी चीज़ थी। ये पेन कैसे बना, इसकी नींव भी बनी हुई, इसमें ये किसने दिमाग लगाया, कितना कमाल का। बहुत घंटों तक उस पेन को मैं दिखता रहता था कि ये बना किसने दिया, ये हम तो इससे लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। तो पर उसके बाद मैं इतना बड़ा शहरी हुआ ना दिल्ली आके। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से करी। मैंने रंजीत कपूर जी, रॉबिन दास सर और अपने बैरी जॉन सर, बैरी जॉन, उन लोग ऐसे लोगों के साथ थिएटर किया और इतना कुछ जाना सीखा ड्रामेटिक आर्ट को। वो मेरे लिए मतलब, मैं तो चला गया एनएसडी किया मैंने, और इन गुरुओं के साथ मैं पहले ही। तो जैसे ये एनएसडी की आप बात कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में आपका इंटरव्यू वगैरह होता था, प्रोसेस क्या थी उस समय एनएसडी के लिए? उस टाइम पर होता रहता था कि एक तो होता था रिटर्न, पहले तो होता था कि आप क्वालिफाई करने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट्स हों कम से कम 10 थिएटर प्रोडक्शंस का ऑन स्टेज बैक स्टेज मिला के। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएट हों, अब मेडिकली फिट हों, और पहले रिटर्न होता था, फिर हमारा वाइवा होता था, इसमें इंटरव्यू होता था, पूछा जाता था, नाटक का पिच दिखा जाता था, दुनिया भर की किसी भी आर्ट के बारे में वो लोग पूछ सकते थे कि पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में बताइए। तो ऐसे कला क्षेत्र में ललित कला के बारे में पूछ लेते थे, या किसी राइटर के बारे में पूछ लेते थे। वो सेशन होने के बाद फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और पहुंचते हैं 4 या 5 दिन की वर्कशॉप में। 5 दिन की वर्कशॉप जब होती है तो आप डे नाइट आपसे एक्सरसाइज, इम्प्रोवाइजेशन, थिएटर गेम्स, डिस्कशन, है ना, इस तरीके की चीज़ें कराई जाती हैं। और पूरे मेंबर्स, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के, वो आपको हर समय आपके ऊपर नज़र होती है। फिर आप उतने हज़ारों लोगों में से 20 लोगों के बीच लिए चुने जाते हो। 20 में 5-6 लड़कियां और करीब 15 जो है लड़के, एक बैच के। फिर आपका सिलेक्शन होता है। अभी आज की डेट में भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। शायद कुछ चीज़ें चेंज हो गई होंगी सिलेक्शन को लेके, या फिर और, क्योंकि ज़माना इतना समय हो गया है। तभी एनएसडी के ये 3 साल किस तरीके से याद हैं आप लोगों को, आपको अपने साथ? लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम है। रात दिन 24 घंटे सिर्फ आर्ट, थिएटर, लिटरेचर, प्रैक्टिस, है ना, क्रिएटिव फील्ड में ही आप 24 घंटे हो। पहले बड़ा बोझ सा लगता है, पर बाद में आपका जीवन बन जाता है वो। और उसमें जिसमें आपको कोई चिंता नहीं है, ना खाने की, ना रहने की, है ना साफ सफाई की, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आपको सिर्फ रंगमंच में रमे रहना है। हम एक बात सुनते हैं कि एनएसडी के लोग ये जो फिल्मों वाला हिस्सा है उसको बड़ी अच्छी नज़रों से नहीं देखता। उनका ये मानना होता था कि थिएटर को ही असली आर्ट की, जिसकी बात आप अपने भाई बहनों को आप समझा रहे थे जो बात, तो वो असली आर्ट यहाँ होता है करके। क्या ये इस तरीके की मिथ उस टाइम पीरियड तक का टूट गया था? नहीं, ये तो आज भी है। आज भी जो है, मतलब अगर 20 लोग एक बैच से अगर पास आउट हो रहे हैं तो मुश्किल से 2 या 3-4 लोग ही जाते हैं बॉम्बे। बाकी हिंदुस्तान में जहाँ से आए वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, और थिएटर को कहाँ से कहाँ ले जा चुके हैं ये लोग। मतलब हमारे टाइम का थिएटर भी तो आज वो उस बहुत पुराना हो चुका है। आज ये लोग ज़बरदस्त भयंकर एक्सपर्ट लोग हैं। नॉर्थ इंडिया में इतना ग्रो किया है थिएटर वाला?
नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह है। मतलब जापान, बांग्लादेश और नेपाल, कहीं से भी जो है जैसे आते हैं गुजराती स्टूडेंट्स। थिएटर बड़ा पॉपुलर है, पॉपुलर थिएटर है। महाराष्ट्र का मराठी वाला थिएटर बड़ा पॉपुलर है। इधर नॉर्थ में हम लोग ऐसी कोई थिएटर की मतलब बहुत बड़ा मंच या इस तरीके का कहीं पर देखो, गुजराती थिएटर एक कल्चर को, एक स्टेट को और एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है ना। वहाँ के फ्लेवर्स, वहाँ की जो है लाइफ के फन या प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, जिसकी उसी संस्कृति की एक ऑडियंस है। सेम मराठी मराठी है, सेम जो है अपना क्या है, बंगाली है। ऐसे सब जगह पर है। अगर आप ये कह रहे हैं हिंदी थिएटर, तो हिंदी का लैंग्वेज को पनपे ही कितने साल हुए हैं? इनके तो हजारों साल का है ना। हिंदी साहित्य या हिंदी रंगमंच कहाँ से? भारतेंदु, हिंदी साहित्य वहीं से है, हिंदी रंगमंच वहीं से है। जयशंकर प्रसाद, या फिर आप कहें तो इन लोगों ने तो लैंग्वेज को, हिंदी को इतना इस स्तर पर लेके आए ना। तो थिएटर, अब उसकी ऑडियंस कैसी होगी? अब हिंदी रंगमंच को गुजराती भी करते हैं, मराठी भी करते हैं, बंगाली भी करते हैं हिंदी रंगमंच। खाली अब मैं हिंदी रंगमंच या हिंदी बोलने वाला हूँ, तो हिंदी रंगमंच मेरे लिए सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है? कुमाऊँ। पहले तो कुमाऊँ नहीं हूँ ना मैं, कोई गढ़वाली है, कोई बंगाली है, कोई कुछ है, हमारा कल्चर, हमारा वो। तो वैसा हिंदी रंगमंच के साथ नहीं है। हिंदी रंगमंच ने रंगमंच को बहुत आगे तक पहुंचाया है और हिंदुस्तान को एक इस जगह पर ला के रखा है कला को। उसमें हिंदी रंगमंच का बहुत बड़ा सहयोग है। भले वो बाहर का ट्रांसलेशन हो या बाहर से प्रभावित हो के या सीख के रंगमंच हमारा बना है उसमें लिए। बट रीजनल, जहाँ पर आप रीजनल जाओगे ना, वहाँ पर रीजनल में तो हिंदी रंगमंच कितना भी एडवांस हो, रीजनल तो बस रीजनल ही है। पर थिएटर को लेकर एक हिंदी वाला जितनी पट्टी है या फिर हिंदी में जितना थिएटर के जितने ड्रामा होते हैं उसको लेकर एक मिथ, ये मुझे नहीं पता ये मिथ है या फिर रियलिटी है कि आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं कर पाता है आर्टिस्ट को बाकी जगह जितना सक्षम हो वही रहा है ना। देखिए ना, अब क्या है कि जो लोक नाट्य धाराएं हैं या रीजनल थिएटर है, उनके दर्शकों की ज़रूरतें वो रंगमंच पूरी करता है। अब हमारी कुमाऊनी भाषा की जो ज़रूरतें हैं वो हमारे लोकनाट्य पूरा करते हैं। अब हिंदी, आप हिंदी रंगमंच कहाँ चाह रहे हो? हल्द्वानी में? हल्द्वानी में कोई हिंदी रंगमंच क्या कर लेगा? यहाँ तो कुमाऊनी या गढ़वाली या उत्तराखंड का कुछ वो ज़्यादा असरदार होगी, है ना। हिंदी कहाँ करेगा? दिल्ली में है, ज़्यादा बोलो तो यूपी में, एमपी, राजस्थान, हरियाणा वो तो करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो ऑप्शन है एक हिंदी रंगमंच ना। तो उनके अपनी लैंग्वेज और अपना संस्कृति, अपना कल्चर उनका ज़्यादा सेकेंडरी, हिंदी सेकेंडरी गहरा है ना। इधर आते हैं फिर जैसे आपका थिएटर के बाद फिर आप फिल्मों की ओर बॉम्बे आप गए या फिर किस तरीके से आपने सफ़र बढ़ाया? हुआ ये कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद बैरी जॉन साहब के इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर लगा हुआ था और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी के लिए अप्लाई किया, रेगुलर आर्टिस्ट। मेरी पत्नी का तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। और मैं ऐसी भीड़ दिखा दूं बॉम्बे में
कि एनएसडी से मुंह फुला के लोग बॉम्बे जाते हैं। हाँ, कि तुमने मेरा सिलेक्शन नहीं किया, छोड़ देता हूँ थिएटर, इस टाइप का। तो मैं भी चला गया, बॉम्बे चला गया। और लकीली मुझे 2001 में मिशन कश्मीर फिल्म मिली, एंड अच्छा होता रहा, अच्छा करता रहा मैं, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। पर बीच में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि छोटे छोटे रोल मिलते थे। तो हमारी एक निर्देशिका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कपूर मैडम, उनका एक प्ले हो रहा था, तो बात हुई, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। मैंने बॉम्बे छोड़ दिया और जयशंकर सुंदरी नाम से वो नाटक था, जो एक ऐसे नाटककार थे गुजरात में जो पुरुष होके स्त्रियों का पाठ करते थे, और उनके नाटकों में गाना गाते थे कुमार गंधर्व। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके ऊपर वो नाटक था। तो 1-1.5 साल वो किया, थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर वापस बॉम्बे आया, फिर ये ऐसे चलता रहा। जो आप ये बता रहे हो कि फिल्मों में जाने का प्रोसेस है, तो ये कितना आसान है? और एक पहाड़ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, ये सफ़र आपके लिए देखिए, कितना आसान सफ़र है? तो आज लग रहा है कि पहाड़ से दिल्ली आया, दिल्ली से बॉम्बे गया, आज मालूम पड़ रहा है मैं तो करता रहता था। अभी पिछले साल फरवरी में रामनगर में मैंने भारत महोत्सव कराया एनएसडी का। तो ये तो एक यात्रा है। पर जहाँ तक हम कहें कि मुंबई में जो संघर्ष है, क्योंकि इतना गहन और इतनी पढ़ाई करने के बाद आप जब ड्रामा स्कूल से निकलते हैं बाहर, तो आप अपने आप को राजा समझते हैं, जो कि अच्छी बात है। बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो नॉलेज का, वो अनुभव का, एक्सपीरियंस का। बट लैक थोड़ा सा वहाँ पर करता है, क्योंकि आप 3 साल ना एक ऐसे 4 दीवारी में कैद रहे हैं कि बाहर दुनिया बदल गई है। आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, भाई बहन, वो तक बदल चुके हैं, और आपको लगता है कि मेरा भाई या मेरी दिल्ली या मेरा राजमा चावल सब बदल चुका होता है। उसमें जेल करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 3 साल तो आप बंद रहे ना रात दिन, आपको पता ही नहीं बाहर क्या हुआ है। तो वो अपने आप में एक संघर्ष है, जिसमें आपको बहुत समय बाद समझ में आता है, रियलिटी धरातल पर आप अपने आप को पाते हो। और बाकी जो तो सभी के साथ में होता है कि शुरुआती दिनों में काम नहीं मिलता, आपको भोजन तक के प्रॉब्लम होने लगती है कि तो जैसे सारे फिल्म से जो भी जुड़े होते हैं, अक्सर उनकी एक सक्सेस स्टोरी का पार्ट होता है ना, कि मैं 10 रुपये जेब में लेके चला, 50 रुपये जेब में सबके लेके साथ चला। होता तो है, खाली फिल्म में ही नहीं होता, जीवन के हर किसी प्रोफेशन में आप देख लो ना। आप कुछ बनने जाओगे, कभी हमेशा ऐसा थोड़ा ना कि आपके मम्मी पापा इतने अमीर हैं कि आपके लिए दुकान खोल देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे, या आप सब कुछ आपके पैरों में बिछा पड़ा है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब क्या है कि ये ग्लैमर वर्ल्ड है, इनका संघर्ष लगता है कि ओ माय गॉड, ये एक्टर इतना ज़बरदस्त और कैसी कंडीशंस में जिया है। हर किसी एक ही आदमी के जीवन में संघर्ष रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके साथ ही कोई दोस्त इस तरीके के बने जो लंबे समय तक का आपको, मतलब लाइफ टाइम, जिससे आपने सीखा हो कि अच्छा यार इस तरीके की चीज़ें, कोई सबक सीखे हो आपने? करते करते सीखने में आता है। और ख़ास तौर पे ये है कि जब आप रंगमंच, अब थिएटर के ट्रेनिंग और थिएटर के एक्टर हैं और अब कैमरा में करना है, तो उसकी वो अभिनय बदल जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपके लिए नहीं, और चीज़ वही है, बट अभी यहाँ पर एक खुल्लम खुल्ला ऐसे करना है, दूसरा ये होता है कि आपको अब कैमरे के हिसाब से करना है ना। कैमरा रखा है तो आप जब वो सीख जाते हो तो कैमरे को भी आप बहुत अच्छे से यूज़ करना आ जाता है आपको। पिछले कुछ समय से जैसे आपकी जो फिल्मों के विषय रहे हुए हैं
वो पहाड़ से संबंधित ज़्यादा रहा हुआ है। तो यहाँ किस तरफ का आपका झुकाव कैसे होता है और क्या होता है? देखिए, मैं 2010 से मैं इससे पहले मेरे को एनएसडी भेजती थी नॉर्थ ईस्ट या साउथ कहीं कैंप डायरेक्टर थिएटर वर्कशॉप के लिए। फिर मैंने कहा कि जब भेजना ही है तो मेरे स्टेट में भेजो ना, थोड़ा अपना गांव जाने का भी पॉकेट से नहीं लगेगा, थोड़ा जान पहचान भी होगी, वहाँ पे रायता खाने का, गुटखा खाने का मौका भी मिलेगा। तो 2011 में मैं एक वर्कशॉप एनएसडी के लिए किया अल्मोड़ा, फिर 12 में लाया, फिर 13 में लाया। फिर मेरी पत्नी भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की छात्र, ट्रेंड एक्टर हैं, कभी वो लेके आए, कभी मैं लेके आऊँ। फिर हम कल्चरल मिनिस्ट्री की ग्रांट लेके आए। जैसे मैंने अभी बताया कि पिछले साल हमने एनएसडी में बहुत विनती करके और बहुत गड़गड़ा के रामनगर के लिए, उत्तराखंड के लिए जो है भारत रंग महोत्सव लेके आया। और वो एक प्राइवेट स्कूल के साथ टाई अप कराया, क्योंकि एनएसडी हमेशा जो है सरकार काम करती है ना, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी से या उसकी संस्थाओं के साथ काम करती है। हमने प्राइवेट स्कूल, क्योंकि हमारे को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली, तो हमारी प्रार्थना पे गौर किया गया और भारत रंग महोत्सव कराया, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो वो तो करता ही रहता हूँ मैं। अब क्योंकि मैं, चलो मुझे, और ड्रामा स्कूल का हमारे ये बॉन्ड जो होता है ना, वो यही होता है कि हम ट्रेनिंग, एक सरकारी कर्ज टैक्स के पैसे से ट्रेनिंग हो रही है हमारी फ्री में, और तो हम अपने क्षेत्र में जाके काम करेंगे। तो मैं इस तरीके के तो करते रहते थे, मैं और मेरी पत्नी, रचना बिष्ट उनका नाम है। तो 2019 में मैं एक फिल्म करने आया। पहले वो फिल्म जा रही थी कहाँ, वहाँ नॉर्थ ईस्ट, मैं उसका हीरो, और हमने प्लान किया उसको लेके आया हूँ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड करने के बाद हम जो मौका मिला तो यहाँ के आर्टिस्ट लोगों ने भी किया, वो भी किया। फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ से मैं तो बचपन में कोई यहाँ फ्रेंड सर्कल नहीं, कोई बचपन में मैंने 81 में 82 में उत्तराखंड छोड़ दिया था। 30-40 साल के बाद मैं उत्तराखंड में आ रहा हूँ। तो करते करते एक प्लान ऐसा बना कि एक फ़िल्म को हम बनाते हैं। तो हम लोगों ने मिल के एक दूसरी फिल्म का यहाँ किया, तो फिल्म का भी चलता ही रहता है। तो इस तरीके से फिल्म की यात्रा उत्तराखंड से हो गई है। पर आज की डेट में उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग फिल्म के लिए प्लान कर रहे हैं और बन रही हैं फिल्में, है ना। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है भी आने वाले दिनों में कुमाऊँ इंडस्ट्री भी जैसी भी एक चीज़ बनेगी। और ये लोग वो हैं जो नए अपने नई जनरेशन है, इनके नए विजन्स हैं, नए एक्सपीरियंस हैं, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है, ये कर रहे हैं काम। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग मुंबई में भी नाम पहचान अपनी बना चुके हैं, उनका भी चल रहा है। जिस टाइम पीरियड में, जैसे आप कह रहे हो ना कि थिएटर की हम वर्कशॉप कराते थे, रेपेट्री वगैरह पहाड़ों में चलाते थे, तो पहाड़ के बच्चों के साथ आप लोगों के किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे? तो कला एक ऐसी चीज़ है ना कि हर कोई एंजॉय करते हैं, मतलब बहुत एंजॉय करते थे वो लोग। पूरी रिहर्सल की प्रक्रिया है और ट्रेनिंग है। अब उनको ऐसा प्रोफेशनल तरीके से किसी ने कराया नहीं है। अब मैं तो रिक्वेस्ट है, और भी जो हमारे एनएसडी, एफटीआई और भी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो टैलेंट निकलते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग, वो ज़रूर आएँ, कुछ समय निकाल के उत्तराखंड में अपना टाइम, अपना सहयोग दें। बड़ा मज़ा लगता है अपने घर में काम करने का, तो और भी आनंद। जैसे आपने फिल्म की शूटिंग भी वगैरह यहाँ पर को अपनी कुछ फिल्मों की हुई है, तो उसके क्या अनुभव रहे हैं आपके? अनुभव किस तरीके के? जैसे
एक फिल्म है, आप बॉम्बे में कहीं लोकेशन में किसी और जाकर शूट कर रहे हो, दूसरा आप यहाँ अपने ही लोगों के बीच में शूट कर रहे हो, तो उसमें क्या इस तरीके की दिक्कतें आती हैं कि जैसे अपने लोगों के बीच काम करने वो की? ट्रेनिंग का थोड़ा है क्या, हम क्या है कि बॉम्बे के लोग या एनएसडी के लोग जो है ना ट्रेंड हैं चीज़ों में, तो समय की इम्पोर्टेंस जानते हैं, है ना, उस काम की इम्पोर्टेंस जानते हैं, वो काम क्या है, कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में अपनी नॉलेज है। परंतु यहाँ पर ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब बहुत छोटे स्तर पर है कि आए हैं अब तो साल 2 साल 10 साल में पिक्चर बनी जाएगी टाइप। किसी लिए चढ़ा चढ़ा रखी है, पकी जाएगी टाइप। तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, चीज़ों के प्रति सीरियसनेस और नॉलेज होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ी चीज़, देखिए आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, कई लोग इंस्टाग्राम में हैं, कई लोग आजकल यहाँ पे वो चला, अलग सा एक चला है डांस स्टेज शोज़ का, गानों का। मेरा कहना यह है कि सब बढ़िया है, जिसको जहाँ ख्याति, प्रगति, पैसा मिलता है वो करो, बट शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ते रहिए, आप दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानिए, बुक्स पढ़िए, साहित्य पढ़िए, पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस देखिए, संगीत संध्याओं में शास्त्रीय संगीत या बहुत अच्छे जो गायक हैं, जो जो व्यस्क जिनकी साधना है, उनका आपके कहीं पर किसी का भी कला का कुछ प्रोग्राम होता है तो वो ज़रूर अटेंड कीजिए, और अपने बच्चों को तो ज़रूर भेजिए उसमें, है ना, वो सबकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अपना काम करते रहिए जो आपको करना है, एक समाज के निर्माण के लिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उत्तराखंड में आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप कह रहे हो कि कुमाऊनी एक इंडस्ट्री बन सकती है या गढ़वाली इंडस्ट्री बन सकती है, इसकी कितनी संभावनाएं आप देख रहे हो? बहुत बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से हो रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं लोग, स्टेज शोज चल रहे हैं, अरबपति खरबपति पहाड़ में भी होते हैं करके मालूम पड़ा है। बहुत हो सकता है अगर आप ट्रस्ट हो आपके अंदर और अपने प्रांत के प्रति आपको प्रेम हो, तो एक फिल्म इंडस्ट्री जगमगाती हुई उत्तराखंड में बन सकती है। सरकार भी कोशिश कर ही रही है। फिल्म इंडस्ट्री का ये भी है ना कि एक अगर कुमाऊनी में एक फिल्म बनती है तो उसकी कितनी ऑडियंस होगी। अभी तक का हमने जितने पुराने जिन लोगों ने फिल्म बनाई, लोगों ने घर वर भी बेच दिए अपने, कई लोगों का मतलब ये है कि कौन सी फिल्म में बिक गया घर? नुकसान तो मतलब फायदा तो किसी को नहीं हुआ, मेरे को ऐसा नहीं लगता। बताओ ना, कोई एक पाथेर पांचाली, सत्यजीत रे जैसे यहाँ आए कलाकार जिन्होंने इतनी हिम्मत, उन्होंने सत्यजीत रे के नाम पे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, आज उनको ऑस्कर मिला है, दुनिया में उनका नाम है। उनको तुमको आपको मतलब मालूम, ये पत्नी के जेवर बेचे हैं फिल्म बनाने के लिए, और आज तक भी फिल्म मेकिंग में वो सिनेमा से दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। सत्यजीत रे वो तो बंगाल के हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में। जैसे सुनिए ना, मैं पूरी बात कहूँ आपको, तो बनाया क्या आपने फिर, कहाँ पैसे लुट गए आपके? बी ग्रेड या बॉलीवुड कॉपी में? मैं क्यों कह रहा हूँ आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब यही है कि एक पेड़ के पीछे एक हीरोइन होगी और एक हीरो होगा, ढिसुम ढिसुम होगी और ये होगा वो होगा, ये सिनेमा। ये मतलब आपको उत्तराखंड की कहानियाँ निकालनी चाहिए, यहाँ के जीवन की कहानियाँ निकालनी चाहिए आपको। यहाँ की दुनिया अलग है, इस दुनिया को लेके आओ, बाहर दिखाओ, है ना। इसके ऊपर कोई कहे कि मैंने बर्बाद कर दिया पैसा, मेरा घर लूट गया, मेरा ऐसा लूट गया,
नहीं 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 नहीं, आप क्या कह रहे हो कि अभी तक का कुमाऊनी में ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी है? बनी है मतलब वो लोग तो नहीं बोलते हैं हम्म। मेरा घर लुट गया, मेरा बर्बाद हो गया। वो फिल्म मेकर्स है, उन्होंने सिनेमा दिखाया, उत्तराखंड का सिनेमा दिखाया है। बहुत साहस का काम है ये। बी ग्रेड वालों को तब भी मालूम होगा कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और हो सकता है इसमें वारे न्यारे हो जाएं, लाखों कमाएं, ये कमाएं। पर ये जो ये सिनेमा बनाते हैं, जो ये फिल्म मेकर्स हैं जो रियल, उन लोगों को पहले दिन से मालूम होता है कि हमारा फिल्म जो हमारा पैसा वापस नहीं आने वाला। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आप कैटेगराइज कर रहे हो चीज़ों को, आप एक बी ग्रेड शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो बी ग्रेड नहीं बोलूंगा ना, नहीं ओरिजिनल। हाँ। देखिए ओरिजिनलिटी क्या है आपकी, एक बात बताइए। मैं एक बताता हूँ कि चुड़कानी भात महाराष्ट्र में बना के मैं खाऊं, मतलब बीज यहाँ से ले जाऊँ अलग बात है, वहाँ भट उगाऊँ, भट की खेती करूँ और फिर उसके वहाँ चुड़का, वो बी ग्रेड होगा ना। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो खाना अलग है, वहाँ पे वहाँ का भोजन अलग, वहाँ का पानी अलग है, उसके मजे लो ना आप। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप चाइनीज़ खाते हो, नूडल्स खाते हो, बी ग्रेड है वो। आपको रियल नूडल्स के मालूम ही नहीं है जाके कैसा होता है क्या नहीं होता है, और उसके चक्कर में कुछ भी बन रहा है, कुछ भी खा रहे हैं और ऐसी पॉइजन वाली चीज़ें डाली जा रही हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कोई मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, कोई कैटेगरी नहीं दी है मैंने। मतलब वो पब्लिक को हम ऐसा वो नहीं कर सकते कि भाई थोड़ी देर पहले जिस बात जो आप बात समझाना चाह रहे थे अपने भाई बहनों को कि ये रियल सिनेमा होता है, तो आपकी नज़रों में वो रियल सिनेमा क्या है? कहानियाँ हैं। कहानियों को आप अलग अलग कहानियों को रंगमंच में आप अलग अलग नाटकों के द्वारा दिखाते हो, अलग अलग कहानियों को सिनेमा में आप अलग अलग कहानियों के द्वारा दिखाते हो, है ना। हर कहानी एक प्रेमी प्रेमिका की नहीं हो सकती ना भाई साहब, समझ रहे हो ना। यहाँ की कहानी हो सकती है, आप पलायन के ऊपर कुछ बना दो। पलायन पलायन तो चलो जो भी है बहुत समय से हो रहा है। आप यहाँ कैसे आपदाएं हो रही हैं उनके ऊपर कहानी बना दो ना। आप यहाँ पे स्कूल में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रही है, या कितना कठिन जीवन है, आप वो दिखाओ ना। आप ये मुझे तो पता है क्या लग रहा है, मैं उन वाकई में वो भी एक टैलेंट है और इतना ज़बरदस्त उनका डांस होता है और गाना और म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि बॉलीवुड को फेल कर दें। पर सब गानों में मुझे लगता है उत्तराखंड की समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। एक ही चीज़ है, मेरी कमर, मेरा घाघरा, मेरा पिछोड़ा, मेरी नतनी, मेरा ये, मेरा वो, तेरी वो, तेरी ये। बाकी सब प्रॉब्लम्स है ही नहीं उत्तराखंड में, ऐसा लग रहा है। गलत कह रहा हूँ क्या? एक दर्शक के नाते मुझे ऐसा लग रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में फिल्में जो बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, उनके विषय बड़े अजीब से हो रहे हैं, कॉपीड होते हैं उस तरीके। कहीं पर को आप कहीं पर को ऐसा भी देख रहे हो कि कोई काम वास्तव में ऐसा कहीं पर को जिस तरीके का सिनेमा आप पसंद करते हो कुमाऊं या गढ़वाल में मैं कहीं नहीं बन कह रहा रहा है? हूँ, मैं अपना सिनेमा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पसंद का सिनेमा नहीं, बनाओ। जिस तरीके का जिसको रियल सिनेमा आप कह रहे हो कि जहाँ तक जो मोटा रियल और फेक वाली बात नहीं है, बात है कि सिनेमा सिनेमा है ना, वो कॉपी नहीं है। जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया कि आप ये बात कह रहे हो कि उसका कुछ सोसाइटी में इम्पैक्ट होना चाहिए, या फिर इस तरीके का जो लोगों से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए, लोगों की कहानी कहानियाँ होनी होनी चाहिए। चाहिए। देखो सोसाइटी में उनका इम्पैक्ट हो ना हो, उसका कोई महत्व हो, उससे किसी को उपदेश मिले नहीं मिले, पैसा कमाए नहीं खाए, वो सब नहीं। मैं कह रहा हूँ कहानियाँ, कहानियाँ लाओ ना, स्टोरीज लाओ, उत्तराखंड की कहानियाँ लाओ। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है ना। हमारी दादी सुनाती है ना अलग अलग टाइप की कहानियाँ, बचपन में हमको याद आती है, हम अपनी अंदर की दुनिया से उन कहानियों को देखते हैं। ऐसी कहानियाँ निकलनी चाहिए ना। जहाँ आप लेके आओगे तो तभी तो आगे फिर वो उसमें कॉमर्शियल वैल्यू भी आएगी। अब जैसे फिल्मों का यही कमर्शियल वाला पार्ट समझते हैं कि
ये मतलब रीजनल सिनेमा के साथ ऐसा होता है कि वो मुनाफे के लिए बनाया नहीं जाता है, अपने प्राउड के लिए बनाया जाता है, या फिर रीजनल सिनेमा का अपना एक और बाजार होता है, वो बाजार क्या आप कुमाऊनी गढ़वाली के साथ देख रहे हो? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो बाज़ार है। और उसमें ऑडियंस भी बनेगी। मैं आजकल 2-4 दिनों से यहाँ हूँ, तो जहाँ भी मैंने देखा है यहाँ पहाड़ में घरों में महिलाएं, बच्चे, लड़के, सब लोग ना वो कुछ अजीब से वो यूट्यूब की वीडियो चल रहे हैं फन वाले, या तो सासू बहू की बात, या फिर कोई ऐसी समस्या वाली बात, या कमर दर्द वाली बात। ऑडियंस, कितनी ऑडियंस है, देखना चाह रही है। छोटे छोटे वीडियोस, रील्स देख के हंसते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आप बनाओ ना, इसमें बनाओ, फन बनाओ, कॉपी मत करना, बॉलीवुड को कॉपी मत करना कि बॉलीवुड के जैसे 4 गाने लगवाऊंगा, 2-4 ड्रेस चेंज होगी हीरोइन की, और डांस होगा, आइटम नंबर होंगे, फिर डिशुम डिशुम होगी। ये सब नहीं, अपने हिसाब का अलग से बन जो है। इस तरीके का कुछ आप, जैसे मान लिया कोई नया आर्टिस्ट इस तरीके का काम करना चाह रहा है यंग, आप उसको कुछ ऐसे सजेस्ट कर सकते हो, अच्छा ठीक है इस तरीके का काम देखो तो आपको ग्रो करेगा? हाँ, जहाँ जहाँ पे भी जो भी हमको मिलते हैं, मेरे को तो थोड़ा सा बताना होता है कि ऐसा कर ले, ऐसे कर ले, है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को देख, थोड़ा इस चीज़ से सीख, इसको समझ, ऐसा गाइडेंस होती रहती है। कि कुमाऊनी और गढ़वाली फिल्मों की जो अभी के टाइम पीरियड में बन रहा है, आप ऐसा कुछ देख रहे हो बनता हुआ? बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, नए नए टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। बट बात यही है कि एक तो इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ अभी है नहीं हमारे उत्तराखंड की, और टैलेंटेड लोग निकल के आ रहे हैं, अलग जो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर हैं, म्यूज़िक में हैं, राइटर हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी दिन अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, कहानियाँ आपको कैमरे के ज़रिए सुन दिखाएंगे वो। जैसे पहाड़ की फिल्मों में अभी तक का जो मेन स्ट्रीम में भी बनता है, तो जैसे आप कह रहे हो कि समस्या पे, या फिर पहाड़ में इस तरीके से कहते हैं पहाड़ के लोग दुखी रहते हैं, लेकिन पहाड़ का एक साइड ये भी तो है कि जिंदा दिल लोग बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उन जिंदा दिल लोगों की कोई कहानी या फिल्म आपको पता है कि ऐसा कोई बनी हुई है या इस तरीके की कहीं पर को जो खुश भी रहता है? एक पहाड़ तो है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि दुख है या फिर इस तरीके का है, लेकिन क्या बाजार इसको केवल एक बाजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या फिर लोगों की जो असल कहानी है दूसरा पार्ट भी है, इसमें खुश रहते हैं वो लोग, इंजॉय करते हैं, वो भी एक पार्ट है, वो हिस्सा कभी ऐसी कहानियों में नहीं आता है? नहीं आता है। फिर तो वो जो बी ग्रेड वाली फिल्म आप कह रहे हो उसमें ही आता है वो? नहीं नहीं नहीं, देखिए इतने सारे, देखो आप मेरी बात को इतने मेरी बात से इतना नाराज मत हो, पर मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। एक पहाड़ी भाषा करके कोई मैंने यूट्यूब में देखा है कि पहाड़ी में इस चीज़ को कैसे बोलते हैं, इस चीज़ को मेरे को तो एंजॉय नहीं, मैं तो एंजॉय नहीं किया, गुस्सा आया। आप अपनी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे हो, आप अपनी भाषा का मजाक उड़ा रहे हो। ये एंटरटेनमेंट है किसी का मजाक उड़ाना? इसको क्या कहोगे आप? कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, या क्या क्या पता नहीं कैसे हजम होती है ये बात। इतना लाइट, आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा? तो भाषा को लेकर ये उसमें नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपके बात पे आ रहा हूँ अभी। एन्जॉयमेंट है, लोग एंजॉय करते हैं, वो चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, और उसमें इतना सीरियस चीज़ों को सीरियस तरीके से दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। कहानी है, कहानी कही जाती है। अब ऐसे थोड़ा ना है कि उसमें आप एक सीरियस कहानी लाओगे, सीरियस एक्टर ले आओगे तभी बात कही जाएगी, वो वाली बात नहीं है। हिम्मत पे है, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ लिख के आना पड़ेगा।
उस चीज़ को लाने के लिए। ऐसे दिक्कतें आपको ये भी लगती है कि पहाड़ियों का रिप्रेजेंटेशन बड़ा खराब हुआ है हिंदी फिल्मों में, जैसे या तो वो चपरासी बन रहा होगा या फिर जैसे वो उस या तरीके का। उनको तो चलो हम बोल देंगे, हम उनको बोल सकते हैं यार तुम इन्हें गलत दिखा रहे हो, यार ठहरा ठहरा क्या लगा रखी हमारे बारे में तुमने, तो ये गजब हो, ये पहाड़ी भाषा जैसा वो, ये वो क्या लगा रखी है, उनको तो हम बोलेंगे, गाली दो उनको, खूब सुनाओ, उनकी हिम्मत ना हो अगली बार इस तरीके का करने का। अपने लोगों को तो पहले कंट्रोल कर लो, जो आपके लोग खुद खुद आप लोग अपना मजाक उड़ा रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं वो कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं मतलब बात यह है, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षित समाज, एक पढ़ा लिखा युवक, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमेशा अच्छा करे, अनपढ़ भी कर सकता है या जिसको नॉलेज नहीं है वो भी अच्छा कर सकते हैं, परंतु ट्रस्ट उन्हीं पे किया जाता है। तो एजुकेटेड होना जरूरी है। डांस कर रहे हो, अब पढ़ना कितने मना किया है, डांस करो, आप थोड़ा पढ़ाई तो करो, अपने कल्चर की पढ़ाई करो, अपने लैंग्वेज जो है, अपनी संस्कृति और आर्ट और कहाँ क्या इतिहास है वो बोलो, उसके बारे में पढ़ो, दुनिया में कैसे उसको कंपेयर करते हो, उन चीज़ों को पढ़ो, है ना। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। मैं यही चाहता हूँ कि खाली कमर मटकाने से या फिर जो है कोई बढ़िया पॉपुलर गाने से या फिल्में डायलॉग मारने से इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी। आपको पढ़ लिख के ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग ही भी हो तो कम से कम आप खुद अपने बारे में, कलाओं के बारे में पढ़िए, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़िए,